कि हमने देखा कि डेवॉप्स एक फील्ड आई हमारे सामने जिसके अंदर डिफरेंट प्रोफेशनल्स थे जो कि डेवलपमेंट और ऑपरेशंस की नॉलेज रखते थे। तो इसी तरह से मशीन लर्निंग के अंदर एक नई फील्ड ऐड हुई है जिसका नाम है एमएल ऑप्स। जिसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये कंटिन्यूस डिलीवरी एंड ऑटोमेशन पाइपलाइंस इन मशीन लर्निंग देती है। तो ये किस तरह से होता है ये हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, एक तो एमएल ऑप्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो है मशीन लर्निंग, सही है, दूसरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और तीसरी है ऑपरेशंस। ठीक है, अब इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से CI/CD और CI/CD तो तक तो चलें समझ आता है, लेकिन अब हमें CT को भी मद्देनज़र रखना है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग को। ठीक है, इन मशीन लर्निंग सिस्टम्स। ठीक है, तो एमएल ऑप्स को क्यों यूज़ किया जा रहा है और उसके क्या वजूहत थी। तो एमएल ऑप्स जो है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वेरी फेमस सर्वे इन टूवर्ड्स डेटा साइंस, आई थिंक मैंने पढ़ा था, तो सिर्फ 9% जो हैं आउट ऑफ 100 एमएल मॉडल्स जो हैं वो आपके सही से काम कर रहे हैं आपके प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आपको रिज़ल्ट्स कुछ और मिल रहे होते हैं और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर आपको रिज़ल्ट्स कुछ और मिल रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो इसके डिप्लॉयमेंट के कुछ अरसे के बाद आपका मॉडल जो है वो उस तरह से सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता और इसकी क्या वजूहत हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी वजूहत है डेटा। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ होते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं डेटा के ऊपर जो कि आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड दी एप्लीकेशन हमें मैसर है या मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कैलकुलेटर है। ठीक है, अब कैलकुलेटर जो है वो आपने एक दफ़ा बना लिया, एक दफ़ा इसकी कोडिंग हो गई, इसकी फंक्शनैलिटीज़ आपने सेट कर दी, उसके बाद वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो वो हमेशा से इसी तरह से आपको रिस्पांस देता रहेगा और इसी तरह से आपका रिज़ल्ट आते रहेंगे। लेकिन मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस इस तरह से काम नहीं कर रही होती। मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस जब प्रेडिक्ट करती हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स डेटा के ऊपर, तो ये मॉडल जो है वो डेप्रिशिएट करता है। और डेप्रिशिएट क्यों करता है, क्योंकि हमें जो डेटा का बिहेवियर मिलता है आउटसाइड द एप्लीकेशन और जो कि रियल वर्ल्ड का डेटा होता है उसके अंदर हमारे पास डेटा बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में बिहेव कर रहा होता है। तो जाहिर है जब हमारे पास डेटा चेंज होगा और अगर डेटा हमारे पास चेंज होगा और हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल उससे उसी तरह का रिट्रेन पड़ा हुआ है तो वो उस तरह से रिज़ल्ट नहीं देगा और कुछ दिनों के बाद वो आपको क्लाइंट जो है वो आपको शिकायतें देगा। तो इसका सबसे बड़ा इशू ही यही था जिसकी वजह से हमें एमएल ऑप्स की तरफ आना पड़ा। अब एमएल ऑप्स क्या करता है कि एमएल ऑप्स आपको एक एडिट फंक्शनैलिटी देता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग की। ठीक है, अब कंटिन्यूस ट्रेनिंग किस तरह से होगी और इसके अलावा इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो एमएल ऑप्स जो है वो रिजॉल्व करके देता है। सबसे पहले ये आपको जैसे कि हम CI/CD में भी देखते हैं हमें जो है कोड वर्जनिंग देता है, जो हम लोग गिट लाइब्रेरी के थ्रू या अगर आप गिटहब की बात करें तो उसके थ्रू हम लोग कर रहे होते हैं, कोड की वर्जनिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डेटा वर्जन कंट्रोल का। ठीक है, आपको डेटा की जो है वर्जनिंग करनी होती है और इसके अलावा आपको इसको ट्रैक करना होता है और उसके मॉडल की वर्जन्स को कैलकुलेट करना होता है और उसको ट्रैक करना होता है। ठीक है, तो डेटा वर्जन कंट्रोल और मॉडल वर्जन कंट्रोल आपको कौन सी लाइब्रेरी परफॉर्म करके दे रही होती है, पाईटेस्ट यूज़ हो रहा होता है आपकी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और आपको जो है वो टॉक्स लाइब्रेरी है उसके थ्रू हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो पाईटेस्ट और टॉक्स इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, लास्टली हमें मॉडल डिफ़ाइन करना होता, हमें एक अप्रोच डिफ़ाइन करनी होती है रीट्रेनिंग की। ठीक है, तो जब आप अपने मॉडल की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप उनके रिज़ल्ट से वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो आपको एक रीट्रेनिंग अप्रोच भी बतानी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो ये सब जो है वो किस तरह से ये पूरा पैकेज हो रहा होता है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है हमारे पास ML फ्लो एक लाइब्रेरी है, उसके थ्रू हम लोग इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, ML फ्लो के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं और
हम इसके थ्रू अपने मॉडल की जो ब्लैक बॉक्स आपके पास आ जाता है मशीन लर्निंग का, उसके थ्रू उसके जो हम लोग ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट्स उस तरह से नहीं आ रहे हैं अब इस डेटा के ऊपर, और डेटा जो है वो काफ़ी बदल गया है, तो हम इस डेटा को फिर स्टोर करके और उसकी ट्रेनिंग इसके ऊपर करके और फिर इसके बाद प्रेडिक्शंस के लिए इसको दोबारा से रेडी कर देते हैं। इसके अलावा और कौन से जो है वो एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। कोड वर्जनिंग में आपको बता चुका हूँ, डेटा मॉडल की ट्रैकिंग और वर्जनिंग में आपको बता सकता हूँ डीवीसी के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें कोड की मॉडलाइजेशन के ऊपर भी काम करना होता है। फॉर एग्जांपल आपका कोड है अगर आप इस कोड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी फाइल्स बनानी होंगी जिसके थ्रू आप बाहर से ही अपने मॉडल की जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अपना कुछ चेंज करना है यहाँ पे, तो मैं यहीं से इसको सिर्फ एडिट करूँगा और वो जाके तमाम फाइल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो कोड मॉड्यूलराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे .yaml फाइल बनती है params.yaml, जिसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपने हाइपर पैरामीटर्स को भी डिफ़ाइन किया हुआ है, हमने टेस्ट साइज डिफ़ाइन किया हुआ है, हमने ट्रेनिंग पाथ और टेस्ट पाथ्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, हमने S3 बकेट को डिफ़ाइन किया हुआ है। इस तरह से है कि हमने टारगेट बताया हुआ है कौन सा, रैंडम स्टेट बताई हुई है कौन सी है, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो इसके मॉडल कहाँ जाके सेव होगा और इसके आर्टिफैक्ट्स वगैरह क्या होंगे, MLOps किस तरह से रन कर रहा होगा, कहाँ पे रन कर रहा होगा, ठीक है, ये सब कुछ हमने बताया हुआ। इसके बाद बात आती है DVC की। DVC क्या कर रहा होता है, आपकी पाइपलाइंस को, जो कि मशीन लर्निंग पाइपलाइंस हैं, जिसके अंदर डाटा इंजेक्शन है, इसके बाद डाटा प्री प्रोसेसिंग है, इसके बाद डाटा फीचर इंजीनियरिंग है, फीचर सिलेक्शन है, वो तमाम डाटा को यहाँ पे ये एज अ पाइपलाइन के तौर पे यूज़ कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने डाटा को लोड किया, इसने यहाँ पे स्प्लिट किया, इसने यहाँ पे ट्रेन और एवेल्यूएशन की, और आगे जाके ये और भी हम लोग इसके अंदर पाइपलाइंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये किस तरह से उठा रहा होता है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ बताई गई हैं कि ये डिपेंडेंसी है इस फाइल की, अगर आप कोई ये फ़ाइल लोड करनी है तो ये डिपेंडेंसीज़ को आपको देखना होगा, और ये आउटपुट आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि .csv फाइल्स जो हैं, वाइन क्वालिटी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो वाइन क्वालिटी हमारे पास .csv फाइल है, तो उसको देखें .dvc की एक हैश के अंदर हमारे पास ये फ़ाइल आई हुई है। तो जब ये मॉडल डिप्लॉय होगा तो वहाँ पे ये फ़ाइल .csv .dvc डिप्लॉय होगी, .csv फाइल डिप्लॉय नहीं होगी, ठीक है। तो हैश इसका बना हुआ है, तो अगर कुछ भी यहाँ पे चेंजेस होता है तो वो उसको समझ जाएगा कि यहाँ की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक लाइब्रेरी है टॉक्स। इस टॉक्स के थ्रू हम लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हमारे जो टेस्ट्स हैं वो यूनिट टेस्ट कह लें या जो भी टेस्ट्स हैं वो यहाँ पे सही से परफॉर्म हो जाए। तो टेस्ट क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स हैं, और डिफरेंट फीचर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टारगेट रेंज है, ठीक है। इसने आपने बता दिया कि इसकी मिनिमम टारगेट रेंज ये है और मैक्सिमम ये कहाँ से निकलती है, ये आपने जब EDA किया होगा तो आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम फील्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे करेक्ट रेंज आपके पास क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्स टारगेट रेंज आपने यहाँ बता दी, ठीक है। और भी डिफरेंट इसके अंदर मशीन फीचर्स का हो सकता है, ठीक है। तो आपने उसको यहाँ बता दिया कि हर फीचर का जो है वो इस तरह से होगा, इसकी जो है ना मिनिमम और मैक्सिमम ये होगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक स्कीमा होता है। स्कीमा ये बता रहा होता है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम है ना, इससे ना मिनिमम से नीचे जाएगा और ना मैक्सिमम से ऊपर जाएगा। अगर ये इससे नीचे और ऊपर जा रहा है तो वो रिज़ल्ट सही से नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ये स्कीमा जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले कर रहा होता है आपकी प्रेडिक्शंस के अंदर। जब आप प्रेडिक्शन का बनाते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें प्रेडिक्शन सर्विसेज जब आप बनाते हैं यहाँ पे, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक फ़ाइल आती है CICD.yml। ये क्या कर रही होती है, ये पुश कर रही होती है जो ब्रांच आपने मशीन जो आपने वहाँ पे गिटहब पे दी हुई है वो, और उसके बाद वो तमाम चीज़ें खुद से बिल्ड करके और वहीं पे एक टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके ये चलाती है, और चलाने के बाद टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग के बाद ये डायरेक्ट आपके प्लेटफॉर्म के अंदर, यहाँ पे हेरोकू है तो हेरोकू पे जाके डिप्लॉयमेंट कर दे। तो यहाँ पे ये देखें, ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यूस टेस्टिंग भी हो रही है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी हो रही है। और अगर वर्जन्स की और अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं आपके मॉडल के साथ तो ये
कंटिन्यूस रीबिल्डिंग ऑफ या फिर रीइवैल्यूएशन भी करेगी और रीबिल्ड करेगी मॉडल्स को, ठीक है। तो इस तरह से ये एम एल ऑप्स इस तरह से काम कर रहा होता है। और एम एल फ्लो की अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा सकूं कि वो किस तरह से शो कर रही होती हैं रिजल्ट्स, इस तरह से इनके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। ये इस तरह से इनके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, जिसके अंदर ये बता रहे होते हैं कि रूट मीन स्क्वायर्ड एरर का ये रिज़ल्ट आया, आर स्क्वायर का ये आया, मीन एब्सोल्यूट एरर ये आया, ठीक है। और इस तरह से ये आपको बता रहे होते हैं। जब आपको ये लगता है कि आपको अपने रिज़ल्ट सही नहीं आ रहे, तो फिर आप इनको रीट्रेनिंग की तरफ लेके जा सकते हैं।